त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रौ शनि राहु केतौ सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जी, तो आज का टॉपिक है कि ये मल मास क्या होता है या पुरुषोत्तम मास क्या होता है, इसकी क्या रेलेवेंस है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या इसमें किया जाता है क्या नहीं किया जाता। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइएगा, आप लोगों ने मलमास के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कभी सुना है? सविता जी, मलमास के बारे में फेमस होगा ना? जी सर, सुना है। कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे बड़े कहते थे। अच्छा अच्छा, सविता आप कहाँ से? मैं सच बताऊं, लोकेशन सूरत, अच्छा, सूरत गुजरात सर। ठीक है ठीक है ठीक है। राइट राइट राइट। तो बड़े ये कहते थे कि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हमारी भी अपब्रिंगिंग ऐसी माहौल में हुई है कि मलमास थोड़ा एक अलग ही तरह का यूनिक टाइम होता है और इसको किसी भी ऑस्पिशियस काम के लिए यूज नहीं करते। अभी भी 17th ऑफ सितंबर से 16th अक्टूबर के बीच ये मलमास वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। वैसे तो ये हर 3 साल में एक बार आता ही है, कोई ऐसी चीज नहीं है, जो ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है जो पहली बार हो रहा हो। लेकिन इसको क्योंकि श्राद्ध में और नवरात्रों में गैप आ गए, इसलिए लोगों का ध्यान आ गया, ध्यान इस पे चला गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि श्राद्ध खत्म हो गया, नवरात्रे स्टार्ट नहीं हो रहे। तो इस वजह से लोगों ने कई कई कमेंट आए थे कि सर इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है या आपने क्या पढ़ा है। तो मुझे लगा कि हमें इस पर डिस्कशन करना चाहिए और मैं जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आज हम करने क्या वाले हैं, 2-3 टॉपिक हम करेंगे। पहला तो यही कि ये है क्या, दूसरा इसका कारण क्या है, क्यों ये आता है, कोई इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, और मल मास में क्या नहीं करना चाहिए, जो कि अभी थोड़ी देर पहले सविता जी बताई थी, ये चीजें कुछ चीजें अलाउड नहीं है, और क्या अलाउड है या क्या जोर दिया जाता है कि ये तो जरूर करो। तो वो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, और तो सबसे पहले चालू इसी से करते हैं कि मल मास आता ही क्यों है। ठीक है, और आई नो इसके इस टॉपिक पे कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, आप सबका तो होगा, लेकिन जो व्यूवर्स होते हैं ना, उन्हें लगता है कि यार सीधा बताओ क्या करना है क्या नहीं करना, क्यों आता है, उससे क्या लेना देना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ये भी पता लगता है कि इंडियन कल्चर कितना एनरिच था, कितना ज्यादा एडवांस था। कि मल मास का कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्यों आया, वो आज हम पहले 5 मिनट इस पे लगाते हैं। उसके बाद हम उन पर आएंगे जो डूज एंड डोंट्स क्या है इन महीनों के। तो देखिए, सबसे पहले तो जो साल होता है, एक साल की जो अवधि होती है, हमारे भारत में कई प्रकार के वर्ष मनाए जाते हैं। ठीक है, एक वर्ष होता है जो चंद्रमा के आधार पर होता है, लूनर ईयर बोलते हैं उसको, जिसकी ड्यूरेशन होती है लगभग 355-354 दिन की। एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो अभी आपके सामने फिगर दिख रही होगी, 354.37 डेज। अच्छा, दूसरा होता है सौर वर्ष, सोलर ईयर, जिसकी अवधि हम जानते ही है, 365.25 होती है, 365 दिन और 6 घंटे। आपको ये भी याद होगा, लीप ईयर होता है ना, हर 4 साल में एक बार आता है कि वो जो एक दिन एक्स्ट्रा है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो सौर वर्ष 365 दिन का होता है और चंद्र वर्ष 354 दिन का। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या क्या अलग अलग मत सुने वो भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों का ये मानना है कि चंद्रवर्ष इंडियन जो हमारे पूर्वज है वो इसको फॉलो करते थे, सौर वर्ष बाहर से आया है, या यूं कहें कि दूसरे कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, 1 जनवरी से नया साल चालू हो रहा है, वो भी सौर वर्ष है एक तरह का, राइट। लेकिन आप लोगों के नॉलेज के लिए बताऊं कि सौर वर्ष भी इंडियन स्क्रिप्चर्स में इसके बारे में मिलता है। हमारे एक वेद में, यजुर्वेद में, और एक में अथर्ववेद में, इन दोनों वेदों में अलग अलग वर्षों के बारे में बताया गया है। चंद्रवर्ष का भी कॉन्सेप्ट है, सौर वर्ष का भी है। तो मैं कई बार क्या देखता हूँ कि हमारे पास लोग आते हैं कि जी हमारा बर्थडे आता है 14 अगस्त को, लेकिन हम 14 अगस्त को नहीं मनाते हैं, हमारी जो तिथि के हिसाब से आता है ना, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा बर्थडे आता है, हम तब इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, मैं ये कहूंगा कि वो हिंदू कैलेंडर और वो जो आप ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें, दोनों का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, दोनों ही हिंदू कैलेंडर है।
ऐसे मत सोचिए कि तिथि वाला जो है वही आपको फॉलो करना है या दूसरे वाला बाहर का है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ साथ साथ चलते हैं। अच्छा, मुझे कोई बताएगा आप में से कि मकर संक्रांति कब आती है? 14 जनवरी 14 जनवरी सर। 14 जनवरी से। 14 जनवरी जनरली हम ये कहते हैं कि 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया में जो ईयर फॉलो किया जाता है, सोलर ईयर, जो ईयर फॉलो किया जाता है वो सौर वर्ष है, ठीक है। और हमारे कुछ त्योहार ऐसे हैं जो कि हम सूर्य के आधार पे मनाते हैं, जैसे मकर संक्रांति है। या मकर संक्रांति वाला आपको पता होगा कि पूरे भारत में अलग अलग नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है, कहीं पे पोंगल की फॉर्म में, कहीं पे किसी और फॉर्म में, पर पूरे इंडिया में कुछ ना कुछ ऐसा डे होता है कि इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दीपावली कब मनाई जाती है, तो अगर आपको याद हो तो हम ऐसे लिखा करते थे बचपन में हिंदी का, तो उसमें लिखते थे कार्तिक मास की अमावस्या को हम दीपावली पूजन करते हैं, दिवाली उस दिन होती है। तो ये जो तिथि वाले जो त्योहार हैं, जैसे जन्माष्टमी हुआ, राखी हुआ, होलिका दहन हुआ, दीपावली हुआ, ये तिथि के हिसाब से बनते हैं जो चंद्रवर्ष में आता है। ओके, तो हम साइमल्टेनियसली दोनों सालों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब आपको एक बात और मैं बताऊं कि हमारे जो त्योहार है वो मोस्टली एक ही सीजन में आते हैं भारत में, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ पे जितने त्योहार आते हैं वो सीजन के ऊपर बेस्ड है कि होली हमेशा उन दिनों में आएगी जब क्षमा कीजिएगा, सर्दी खत्म हो रही हो और अगला बसंत का सीजन चालू होने वाला हो। दीपावली हमेशा सर्दियों से थोड़ा पहले आती है। लेकिन बाकी कुछ रिलीजन ऐसे हैं जहाँ पे त्योहार मूव ऑन होते रहते हैं, कभी कभी वो सर्दियों में आया, कभी गर्मियों में भी आ जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि रोजे हैं, अगर आपको पता हो, रोजे कभी कभी गर्मियों के सीजन में आते हैं, कभी सर्दियों में आते हैं। मुझे ये नहीं पता था, मेरे किसी मुस्लिम फ्रेंड ने बताया कि हमारे यहाँ रोजा जो रमजान का महीना है वो शिफ्ट होता रहता है। तो कभी रोजे रखने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, जब गर्मियों के दिन चल रहे होते हैं तो थोड़ा हार्डवर्क मांगता है बॉडी। तो वो बता रहे थे। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया में जितने त्योहार है वो सीजन बेस्ड है। अब होता क्या है, जैसे आपके सामने दो फिगर दिख रही होगी, 354 और 365। इन दोनों में 11 दिन का फर्क है। चंद्रमा के साल में और सूर्य के साल में 11 दिन का फर्क है। तो अगर हम 2 साल में बात करें, एक साल में अगर 11 दिन का फर्क है तो 2 साल में 22 दिन का फर्क हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक साल में 11 दिन का फर्क है तो 2 साल में हमारे पास 22 दिन का फर्क हो जाएगा, और 3 साल में लगभग 33 दिन का। राइट, यही 33 दिन के फर्क को मैनेज करने के लिए मलमास का कॉन्सेप्ट लगाया गया। ठीक है कि यार ये जो 33 दिन है इनको कहाँ एडजस्ट करें। जैसे लीप ईयर को हमने एडजस्ट कर दिया, सॉरी, वो जो एक एडिशनल डे हो जाता है 6 घंटे वाला, उसको हमने एडजस्ट कर दिया लीप ईयर में कि हम लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं 29 को। उसी तरीके से हम ये जो एक्स्ट्रा दिन बच रहे होते हैं इनको एडजस्ट करने के लिए मलमास का कॉन्सेप्ट लाते हैं। अब इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ एडजस्ट करें। जैसे लीप ईयर को तो कर दिया हमने 29 फरवरी करके, इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, कहाँ बीच में इसको डाला जाए। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब सूर्य एक राशि में रहते रहते 2 अमावस्या आ जाए तो मलमास आएगा। इसको मैं कई तरीके से कह सकता हूँ, कई किताबों में लिखा होता है कि एक सौर मास में 2 अमावस्या आ जाए तो मलमास होता है। कोई कहते हैं कि सूर्य, जैसे मैंने कहा कि एक सौर मास में 2 अमावस्या आ जाए या एक मास में 2 चंद्र मास आ जाए तो हम उसको कह देते हैं कि भैया ये मलमास है। इसको बहुत सिंपल रखते हैं, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाइए। सूर्य किस राशि में है उसको देखिए, अगर उसी घर में रहते रहते 2 अमावस्या आ जाए तो डेफिनेटली मलमास आ गया। ठीक है, कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो अब आने वाला है। 14 सितंबर 2020 को सूर्य कन्या राशि में होगा। 16 सितंबर को रात को 8 बजे वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही वो प्रवेश करेगा नेक्स्ट डे अमावस्या है। ओके, तो यानी कि कन्या में रहते हुए सूर्य को पहली अमावस्या मिली 17 सितंबर को। उसके बाद जब कन्या राशि सूर्य छोड़ने वाला होगा, पर छोड़ी नहीं होगी, उससे पहले दोबारा
चंद्रमा उसके पास आ जाएगा, यानी दोबारा एक अमावस्या आ जाएगी। 16 अक्टूबर को एक और अमावस्या है, और उस अमावस्या के दिन भी सूर्य ने कन्या से ट्रांजिट नहीं किया होगा, वो वही होगा। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आता है मलमास, अदरवाइज मलमास कहीं नहीं आता है। मतलब उसको कहाँ इंसर्ट किया गया है इस बेसिस पे कर दिया जाता है और इजीली ये हो जाता है। ठीक है, तो मैं रिपीट करूंगा, इस बार सूर्य के कन्या में रहते रहते दो अमावस्या आ रही है, एक 17 सितंबर को और एक 16 अक्टूबर को। इस वजह से यहाँ पे मलमास आने वाला है। अच्छा, अब इसमें मलमास कैसे यूज किया जाता है? जो पहला महीना होता है, जो पहले स्टार्ट हुआ, उससे मलमास कह देते हैं। जो सेकंड वाला मंथ स्टार्ट हुआ उसको शुद्ध मास कह देते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 16 अक्टूबर के बाद शुद्ध मास चालू हो जाएगा, जो नॉर्मल महीना माना जाता है, और 17 सितंबर के बाद से मलमास का अवधि चालू हो जाएगी। इसमें किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। आभा जी, सविता, रानी जी, मोक्षा, क्लियर? सर हाँ सर प्लीज। सर इसमें फिर सन जो है वो कन्या राशि में ही रहेगा दोनों महीने, मतलब लाइक क्या ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने हाँ हाँ, कि सूर्य अपनी राशि नहीं चेंज करेगा, इज इट लाइक दैट? सूर्य देखो यहाँ पर राशि चेंज करे बगैर दो अमावस्या आ गई। अब ओके। नॉर्मली अगर हम सोचें दो अमावस्या कितने गैप पर आती है, तो लगभग 28-29 दिन, 30 दिन, राइट? राइट राइट। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब कभी भी सूर्य किसी राशि में एंटर करता है और इनिशियल 1-2 दिन में अमावस्या पड़ जाए, तो चांसेस है कि मलमास आएगा, वरना मलमास आ ही नहीं सकता। तो आपकी बात सही है, लेकिन उस पूरे महीने वो वही रहेगा ये जरूरी नहीं है। ओके, बाद में वो मूव कर जाता है, जैसे शुद्ध मास स्टार्ट होगा तो वो आगे मूव कर जाएगा। ओके। और ये भी आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्दियों में मलमास नहीं आता। या क्यों नहीं आता होगा? कोई कोई मुझे बताए कि क्या रीजन हो सकता है कि सर्दियों में, जनवरी में, फरवरी में मलमास का कॉन्सेप्ट नहीं आता? बहुत ही रेयर कभी आए तो आए। उसका रीजन ये है कि वहां पर राशियां थोड़ी छोटी है साइज की। अगर आपको पता हो ना, 12 राशियों के साइज अलग अलग है। कोई दीर्घ राशि होती है, कोई ह्रस्व राशि होती है, साइजेस अलग अलग है। तो ये जो अपना मलमास आता है, नॉर्मली ये गर्मियों में आता है। या तो जेठ का महीना मलमास में आ जाएगा, सावन का आ जाएगा। सावन कई बार मलमास में आएगा, आप देखिएगा। जेठ हो गया, आषाढ़ हो गया। इस बार अश्विन आ रहा है, इस महीने को अश्विन कहते हैं। कमलेश भाई, मैं सही कह रहा हूँ? आप सही करवाते रहना। अच्छा, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊं कमलेश जी से। कमलेश जी, आप कहाँ से हैं? प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बताइएगा। सर मैं उत्तराखंड कौसानी से हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपने क्या मलमास के बारे में सुना है, या कुछ अगर आप जोड़ना चाहें, बताना चाहें? सर जो मलमास होता है, बोलते हैं कि इसमें जो है कोई संस्कार वगैरह नहीं करते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना है, गृह निर्माण है, मंदिर प्रतिष्ठा है, तो जो हाँ शुभ कार्य होते हैं, जो सकाम कार्य होते हैं, हाँ उनको हाँ, जो है इस मास में नहीं किया जाता है, ऐसा बोलते हैं। वैलिड पॉइंट। सकाम कार्य के लिए उन्होंने कहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अभी आगे यूज करेंगे कि इन्होंने क्या बताया है। अच्छा, बाकी जैसे मैं बता रहा था कि गर्मियों में अधिकतर मलमास आते हैं, तो गर्मियों में या रेनी सीजन तक ही आता है, उससे आगे जाने के चांस बहुत कम हो जाते सर हैं। अच्छा, ऐसा हाँ है जी। कि मून की मतलब जब सन कैंसर में होता है या लियो में होता है, वो थोड़े मंथ लंबे होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इवन प्लैनेट जब वहां से ट्रांजिट कर रहा होता है ना, आप कभी ट्रांजिट देखना उसका, वहां पे कंपेयर टू अदर हाउसेस वो थोड़ा लंबा होता है। आप एक चीज सोचिए, इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। ऐसे कौन से महीने हैं जो लगातार 31 डेज के होते हैं? जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त। और जुलाई अगस्त में कैंसर और लियो वाला जो अभी आपने कहा वहां पर होता है। तो वो यही रीजन है कि हम उस ड्यूरेशन में, वो वहां ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो हमने मंथ उसको थोड़ा बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो ये कारण है इसका आने का। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अब ये तो क्लियर है कि एक राशि में रहेगा, अमावस्या आ जाए तो हमने उसको मलमास काउंट कर लेना है। पहले वाले को मलमास कहते हैं। अब इसके नाम के बारे में बात करते हैं। मल शब्द ही नेगेटिव माना जाता है, और जैसा कि अभी कमलेश भाई ने बताया, कोई अच्छा काम भी नहीं करते हैं। तो इसके पीछे जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज जुड़ी हुई है, उसमें बताया गया है कि अगर हर एक महीने के एक डेटी होते हैं, एक देवता होते हैं,
जैसे हर एक नक्षत्र के होते हैं ना, कि रोहिणी के नक्षत्र के देवता ब्रह्मा जी हैं, पुष्य के बृहस्पति हैं, ऐसे करके। तो हर एक महीने के भी देवता होते हैं, पर मल मास को किसी ने ओन नहीं किया, कोई भी उसका देवता बनने को रेडी नहीं था कि यार इसको कौन लेंगे। तो कहते हैं कि ऐसी स्टोरी है कि भगवान विष्णु ने इस महीने को घाय किया या कहा कि इसको मैं ओन करता हूँ, और आज से इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। तो इसको जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जा रहे होते हैं, जो जैनी जो जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, और भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ जो रिलीजन है, वो मल मास की ड्यूरेशन को बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं और बहुत उसको यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो अधिक मास है। अगर मैं एस्ट्रोनॉमिकली बात करूं तो एक महीना अधिक हो गया, तो इसको अधिक मास कहा जाता है। और एक बात और, ये 13 महीने का साल हो जाता है। जैसे लीप ईयर 366 दिन का हो जाता है, वैसे ये वाला साल 13 महीने का होता है, खत्म उसी टाइम पर होगा ये। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या बताया गया, क्या करें क्या ना करें। वैसे तो कमलेश भाई ने हमारी बहुत हेल्प कर दी बताकर, पर मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ उन्हीं की बात को लेकर। अभी रानी जी भी कुछ बताए थे। रानी जी, आप बताना चाहेंगे वो जो आप शेयर कर रहे थे कि मदर से इस बारे में सुना था कुछ, कि क्या क्या जी, होता है? माँ को कहते हुए बचपन से सुना है कि मले मास में अगर कोई विवाहित है तो वो मतलब ससुराल से मायके नहीं जाएगी, या तो उससे पहले चली जाए या उसके बाद जाए। नए घर में प्रवेश नहीं होता है, उसके बाद यज्ञ नहीं होंगे, घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, ये सारी चीजें सुनी थी। राइट राइट राइट। तो जैसे रानी जी ने कहा, उन्हीं पॉइंट को कवर करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो श्लोक आपके सामने उसके बेसिस पर है। तो उसमें क्या बताया गया, नववधु प्रवेश, यानी वैसे तो कोई अगर पुराने भी अगर मैरिड वुमेन है, वो भी अपने घर इस महीने जाना आना इस महीने में नहीं होना चाहिए, तो पहले चली जाए या बाद में चली जाए, जैसे कि अभी रानी जी बता रहे थे। तो वधु प्रवेश वर्जित है, मना किया गया। गृह प्रवेश के लिए मना किया गया। नया घर ले रहे हैं तो आपको दिक्कत है, उसमें नहीं करना चाहिए। भूमि पूजन, किसी नई जगह को लेना, वो भी अच्छा नहीं है, और उसकी पूजा करवाना इस महीने में अच्छा नहीं माना गया। यज्ञोपवीत संस्कार, इसको भी अच्छा नहीं मानते हैं इस टाइम पीरियड में। मुंडन करवाना बच्चों का, वो भी इसको अच्छा नहीं माना गया। कर्णवेद, अब ऐसे तो बताऊं, ये सारे संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और कर्णवेद संस्कार, एटलीस्ट ये जो अर्बन इंडिया है वहां पर तो लोग इतना ज्यादा नहीं करवाते हैं जितना कि पहले हुआ करता था। 16 संस्कारों में इन सबका वर्णन आता है, और गौतम ऋषि ने तो 48 संस्कार बताए। तो अभी फॉलो तो उनमें से कुछ नहीं होता। बहुत जो मैंडेटरी है वही किया जाता है, नामकरण कर देते क्योंकि नाम जरूरी है। विद्या आरंभ हो जाता है क्योंकि आपको स्कूल जाना है। शादी से पहले यज्ञोपवीत होता है, आप लोगों ने अगर किसी की शादी हुई है तो शायद पता होगा, मोस्टली लोगों का नहीं हुआ होता। और क्रियाक्रम जरूरी है क्योंकि अब बॉडी वरना घर पर पड़ी रहेगी। तो संस्कार की महत्ता खत्म होती जा रही है, जो कि सही नहीं है। इसके पीछे एक ये तो नहीं कहूँगा साइंटिफिक रीजन है, लेकिन एक जो अलग अलग कल्चर है उनकी इंपॉर्टेंस बताई जाती है हर एक इवेंट की। तो संस्कार को जरूर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो 16 संस्कार के नाम है एटलीस्ट वो याद हो कि ये कौन कौन से और कब कब आते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्णवेद, ये भी मना किया गया है। स्वर्ण या भूमि का खरीदना, गोल्ड या प्रॉपर्टी का सेल, परचेज अलाउड नहीं है, ये बोला गया। नव तीर्थाटन, अभी नव तीर्थाटन क्या है, अगर आप पहले किसी तीर्थ पे जा चुके हैं, वहां पर आप दोबारा विजिट कर रहे हैं तो आप करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम किसी तीर्थ की यात्रा पे जा रहे हैं, आप जिंदगी में कभी नहीं गए द्वारकाधीश, तो और आपका अब मन कर रहा है, तो कहा गया इस एक महीने थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद आप चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। उधार लेना भी और उधार देना भी अलाउड नहीं है, मना किया गया है। विवाह करना ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है, वो भी मना है। नए घर का निर्माण करना, स्टार्ट करना कि आप अपने बनाना चालू किया है, वो मना है। वाहन नहीं खरीदना, नए कपड़े नहीं पहनना, काम्य व्रत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमें कमलेश भाई बता रहे थे कि सकाम कार्य को मना किया जाता है। सकाम कार्य मतलब आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए किसी चीज की इच्छा के लिए अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं कि माँ मेरी ये मुराद पूरी कर दे, मैं ये बांटूंगी,
या अगर किसी भी देवता के लिए कि भाई हम इनका अगर ये मेरा काम हो गया तो मैं इसके बाद ये व्रत करूंगी या करूंगा, तो वो यहाँ मना किया गया है कि काम्य व्रत नहीं करना चाहिए इस अवधि में। और गौदान, उपनयन संस्कार, इनको मलमास में वर्जित माना गया है। कहा गया है कि ये अगर इनसे बचा जा सकता है, टाला जा सकता है तो टाले, अच्छी बात है। अब कौन सा काम है जो अलाउड है, जो जरूर करना चाहिए? तो स्पिरिचुअलिटी के लिए जो जो काम आप कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो जो काम आप कर सकते हैं, वो इसमें बहुत अच्छे हैं। इस बारे में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं, जो कुंडली दिखाने आते हैं, वो ना हम जैसे गृहस्थ होते हैं कि बच्चे की शादी नहीं हो रही है, करियर का बता दो, वगैरह वगैरह। मेरे पास एक बार उत्तर प्रदेश से एक संत आए कुंडली दिखाने। तो भाई पहले तो मेरे लिए थोड़ा ऑड था कि उनको क्या तो बताऊं मैं और कैसे बोलूं, क्योंकि उन्होंने वस्त्र भी वही पहने हुए थे जो नॉर्मली पहनते हैं ना, गेहुआ वस्त्र पहना हुआ है, दाढ़ी बढ़ी हुई है। अब वो बैठ गए मेरे साथ मेरे कैबिन में। अच्छा, तो कुंडली में उनके शनि चंद्रमा का योग था और भी कुछ एक दो नेगेटिव कॉम्बिनेशन थे। तो मैंने उनको बोलना स्टार्ट करा, मैंने कहा सर देखो ये आपकी कुंडली में नेगेटिव है, ये फैमिली से ये करेगा, दूर करेगा, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा नितिन जी यही कॉम्बिनेशन तो हमें चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम स्पिरिचुअलिटी के ग्राउंड पे चार्ट को देखें तो हमारी प्रेडिक्शन टोटली डिफर करती है जो हम नॉर्मली बोलते हैं। और ये आपको मैं आप सभी से अनुरोध भी करूंगा कि जब कभी कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का, वो बहुत मैटर करता है कि वो किस पर्पस से आपके पास कुंडली दिखाने आया है। अगर उसकी सोच थोड़ी डिफरेंट है। कमलेश जी अगर माइक ऑफ हो सकता हो तो बेहतर रहेगा, आपका थोड़ा यहाँ वहां से ना इको आ रहा है मुझे। हाँ, थैंक यू। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर सकाम कार्य जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए लोग करते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, मेरी जॉब लग जाए या कुछ और ऐसा ही, तो उसके लिए तो मलमास अच्छा नहीं है। लेकिन उनको छोड़कर जो काम है जो हमें ऊपर वाले से जोड़ सकते हैं, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। बल्कि कहा गया कि कई गुना फल देता है जो नॉर्मल महीने में आप करते हैं। तो अगर आपने रुद्राभिषेक करवाना है, शिव पूजन करवाना है, तो करवाइए मलमास में। और भगवान शिव तो हर जो भी चीज गाय नहीं होती उसको भी लेने को रेडी बैठे हैं, तो उनकी पूजा तो वैसे ही शुभ फलदायी है, तो वो आप करवा सकते हैं। श्राद्ध कर्म, अपने पितरों के लिए कुछ करवाना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कथा का श्रवण, कथा मतलब आध्यात्मिक कथा, कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस के अलावा कुछ और आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आप कंटिन्यू करें, एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप चालू कर दें, इस महीने में पढ़ना बहुत फायदा देगा आपको। किसी भी तरह का जप, नाम लेना, माला फेरना बोलते हैं जिसे, मंत्र साधना बोलते हैं, वो आप करिए। तप आप कर सकते हैं। तप वर्ड भी समझिएगा, व्रत अभी तो मना कर दिया था हमने थोड़ी देर पहले, अब हम कह रहे हैं तप कर सकते हैं। तो जो निष्काम भावना से आप तप कर रहे हैं, ऊपर वाले से जुड़ने के लिए जो तप कर रहे हैं, वो इसमें अलाउड है और बल्कि बहुत फायदा देगा। नॉन वेज और अल्कोहल अगर अवॉइड की जा सकती है इस महीने, जो लोग कंज्यूम करते हैं तो जरूर करें, बहुत फायदा है। आवश्यक पूजन, जो पूजा टाली नहीं जा सकती, जो पूजा करनी अति आवश्यक है। मान लीजिए भगवान ना करे किसी के परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है और अब किसी एस्ट्रोलॉजर ने या पंडित जी ने बताया कि इनके लिए रुद्राभिषेक या मृत्युंजय, महामृत्युंजय का जाप बहुत अच्छा है, तो आप उसको मलमास में नहीं टाल सकते क्योंकि वो आवश्यक पूजन है। अब एक महीने अगर आप उनका वेट ही कर रहे हो, तब तक बंदा आईसीयू में है, तो आप समझदार हैं, फिर ये तो आप ही रिस्क ले रहे हैं। तो उस रिस्क को ना लेने के लिए कहा गया, और कहा गया आवश्यक पूजन अलाउड है। भागवत का पाठ आप कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का किसी भी स्वरूप की पूजा, उनका मंत्र जाप इसमें बहुत अच्छा बताया गया है। डेली पूजा जरूर करें, जो आप अगर पहले से जो करते आ रहे हैं वो ना छोड़ें कि मलमास है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना, अच्छी चीजें छोड़ने का जल्दी मन करता है। तो जो आप पूजा नॉर्मली करते हैं वो कंटिन्यूटी में रखें, इस टाइम पे वो ज्यादा अच्छा फल देगी, भगवान में ध्यान जल्दी लगेगा। और दान आदि करें। अगेन दान वो वाला जहां पर आप अपना बैनर नहीं लगवा रहे हैं।
कहने का मतलब है कि आप वहां पर फलाने की याद में, उनकी याद में हमने यहाँ पर रूम बनवाया धर्मशाला में, या पंखे लगवाए। इंडिया में बड़ा कल्चर है ये चीज। आप कभी किसी धर्मशाला या किसी ऐसी जगह जाएं तो आप पेंट से लिखा होता है स्वर्गीय उनकी याद में उनके पौत्र ने ये लगवाया। तो ठीक है, हर एक का अपना स्वभाव है, उनको वो चीज समझ में आती होगी, लेकिन उस तरह के दान के लिए ये नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो दान आपने देना है और आपको भी ना पता हो कि कहाँ गया है, किसके काम आया है, वो दान करना इसमें अच्छा है। तो कुल मिला के मलमास कब आता है वो मेरे ख्याल से हमने डिस्कस कर लिया। क्या नहीं करना चाहिए, कोशिश कीजिए कोई भी मटेरियलिस्टिक गेन के लिए काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करें इस महीने, बढ़िया रहेगा। अदरवाइज अच्छा, इसमें 2-3 चीजें नहीं आई हैं जो मैं इसमें कवर करना चाह रहा था, अब मुझे याद आ रहा है। जैसे कमलेश जी ने कहा थोड़ी देर पहले कि कोई भी संस्कार इसमें अच्छा नहीं है, जो आवश्यक ना हो वो वाले। अब आवश्यक मतलब समझिएगा, मान लीजिए कोई भगवान ना करे किसी घर में किसी का देहावसान हो गया है, शरीर छोड़ दिया है किसी आत्मा ने, अब उनका संस्कार तो करना ही पड़ेगा। अब उनका तो हम मलमास का थोड़ा ना चक्कर डाल सकते हैं, लॉजिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जैसे गर्भाधान संस्कार है, आप प्लान कर रहे हैं कि भाई हमें बेबी करना है, हम अब अपनी फैमिली के बारे में आगे सोच रहे हैं, तो इस अवधि को अवॉइड करें। ठीक है, तो इस अवधि को अवॉइड करें, क्योंकि जन्म तो आप अवॉइड नहीं कर सकते मलमास में। एटलीस्ट गर्भाधान अगर आप सोच रहे हैं तो उससे बच सकते हैं, कोशिश करिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उससे बचे इस टाइम में। अदरवाइज ये टाइम बहुत अच्छा है, आप इसको पूजा पाठ में लगाइए। अब आपकी कोई क्वेरी हो तो बताइएगा मुझे। हाँ रितु जी। अच्छा कमलेश। नितिन जी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहे हैं and their session only starts in the last week of September. राइट प्लीज सॉरी कंटिन्यू कीजिएगा आप फिर मैं बात करता हूँ। नहीं, so my question is कि अब ये तो मतलब शुभ कार्य है, अब इसका तो what to do about it? राइट देखिए, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मेरे दिमाग में था कि कहीं से कुछ ऐसा क्वेश्चन रेज हो जिससे हम इसको कवर कर पाए। मुहूर्त की इंपॉर्टेंस हम इससे समझते हैं। जो चीज आपके हाथ में नहीं है वहां पर मुहूर्त को अप्लाई करना बेवकूफी होगी और एक फियर डेवलप करेगा कि यार अब क्या करें, अब बताओ इस टाइम में करना पड़ रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरे पास अगर कोई बंदा आता है कुंडली दिखाने और बोलता है कि मुझे इंटरव्यू की कॉल आई है और मेरा इंटरव्यू सो एंड सो डेट को है एंड आई कैन पोस्टपोन इट, ऑब्वियसली वो कैसे पोस्टपोन करेगा। तो वहां पे अगर वो मुहूर्त लगाएगा तो मैं कहूँगा भाई बिल्कुल मत देख। उसमें हम क्या करते हैं कि अवधि, जिस अवधि में वो होने वाला है उसमें लग्न की शुद्धि की जाती है और शुद्धि की जाती है जितना हमारे हाथ में है कि उसको हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जिन चीजों को आप अवॉइड नहीं कर सकते उसमें ये वाला प्रिंसिपल लगाया जाता है। आपको एक बात और बताता हूँ, जो सीक्वेंस दी गई है शास्त्रों में कि महीने का हाउ शुड आई से ऑस्पिशियस होना कितना जरूरी है, जब वो बताया गया तो वहां पे बताया गया महीने से ज्यादा पक्ष का शुद्ध होना जरूरी है, पक्ष से ज्यादा तिथि अच्छी होनी चाहिए, तिथि से ज्यादा नक्षत्र अच्छा होना चाहिए, ऐसे करके एक सीक्वेंस है। और लास्ट में वो आते हैं लग्न शुद्धि पर। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, अब मान लीजिए कल ही मुझे कोई कहे कि भाई सी सेक्शन होना है मेरी वाइफ का और श्योरिटी है, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब और कुछ होना नहीं है, और वो मुझसे पूछा कि डॉक्टर ये भी कह रही है कि आप कोई टाइम बता दीजिए, राइट। तो अब अगर कल गणमूल नक्षत्र है, तिथि खराब है, तो मैं उसको चेंज तो नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता जब डॉक्टर ने वो डेट दी है। अब हमारे हाथ में क्या रहेगा कि जो ड्यूरेशन वो दे रहे हैं उसमें हम कितना अच्छा कर पाए। तो अगर जैसे ऋतु जी आपका जो सवाल था कि अगर बच्चे ने बाहर जाना ही है और अब ये श्योरिटी है कि इसी वीक में निकलना होगा, तो हम उस समय वैसा लग्न देंगे जो उस बच्चे के त्रिकोण का स्वामी हो। मान लीजिए अगर कर्क लगन की कुंडली है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि वो बच्चा मीन में या वृश्चिक में या कर्क में बाहर जाए। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी लगन आप उसे दे रहे हैं उस समय वो लग्न का स्वामी उस दिन बुरी अवस्था में ना हो। मतलब मान लीजिए मैंने वृश्चिक लगन ऑप्ट कर लिया कि चलो वृश्चिक लगन में बच्चे को बाहर भेजेंगे, और पता लगा मास उसी दिन जेमिनाई में शनि राहु के साथ है या अफ्लिक्टेड है, तो जो अवधि आपने सेलेक्ट की है मेरे बर्थ चार्ट में वो अवधि अच्छे हाउस को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, एक। एंड सेकेंड पॉइंट,
उस दिन वो लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। सर जैसे लास्ट वीक ऑफ सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होनी है, बच्चा तो ऑलरेडी बाहर है, ओके तो क्लासेस स्टार्ट होने के लिए तो देयर इज अ प्री डिस्टाइंड डेट। फाइन फाइन। उसमें जिस पर्पस से आप जा रहे हैं, जैसे 5th हाउस के पर्पस से जा रहे हैं, तो जो भी 5th हाउस रिलेटेड रेमेडीज है, कलर है, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, मंत्र है, उनका आप पाठ कर सकते हैं कि उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। अदरवाइज ये जो भगवान विष्णु की आराधना है वो तो आप करें ही, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, कमलेश भाई के पास चलते हैं, फिर पुनीत जी के पास आते हैं। कमलेश जी। सर जैसे भी आपने बताया कि कौन से कर्म करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं, उसमें जैसे संस्कार का हमने नहीं करना है, लेकिन जैसे नामकरण है, अन्नप्राशन है, इनको कर सकते हैं, जिनके लिए समय निश्चित होता है कि इतने समय में करने होते हैं, इनको कर सकते हैं। और जो श्राद्ध था, अगर जो पहला वार्षिक श्राद्ध होता है उसके लिए भी कुछ मना किया गया कि उसको भी नहीं करते हैं, उसको शुद्ध मास में करते हैं, राइट? जी, आप यही कह रहे हैं। हाँ, ये थैंक यू सो मच कमलेश भाई, आपने पॉइंट रेज किया। अब एक और इससे बात निकल के आती है कि भगवान ना करे अगर परिवार में कोई या कोई व्यक्ति पूरा हो जाता है, दुनिया तो चलती रहती है ना, वो थोड़ा ना मलमास देखकर जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो ऐसे में जो उनका श्राद्ध आना हो वो कब फॉलो किया जाए, तो भी बताया गया कि मलमास नहीं, शुद्ध मास में अगले वर्ष वार्षिक जैसा उन्होंने बताया तब लेना चाहिए, वो ज्यादा सही रहता है। और नामकरण और जो संस्कार ऐसे है जो ड्यूरेशन बाउंड है, ये तो 3 महीने में या 6 साल में या जो भी है अवधि, उसके अंदर करना ही करना है, आप उसे डिले नहीं कर सकते। तो वहां पर आप, जैसे अभी उन्होंने ऋतु जी ने कहा कि अब जॉब अगर जाना है और एजुकेशन स्टार्ट करनी है, वैसे ये कर्म भी बताए गए हैं इस अवधि के अंदर अंदर होने चाहिए, तो वो जरूर करना चाहिए। अच्छा, तो कमलेश भाई ने तो चलिए थैंक यू सो मच, आपने बताया। मेरा एक पुनीत जी, क्वेश्चन था कि हाँ अब मैं आता हूँ, पुनीत जी के पास चलते हैं, फिर मोक्षा आपकी बात। इस महीने के बीच में एक पूर्णिमा भी पड़ेगी, उस दिन का क्या रिलेवेंस है? उस दिन कुछ अच्छा काम कर सकते हैं? हाँ, ये वो है जिसे शोधन कह सकते हैं, फिल्टर आउट करना बोल सकते हैं कि चलो अब जो महीना मिला है वो तो मिला है, उसमें क्या करें, तो उसमें कोई तो डे ऐसा निकाले जिस दिन काम करे। तो इस तरह से आप पूर्णिमा को यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक चीज और बता देता हूँ, मल मास में कोई त्योहार नहीं आता, ठीक है? मल मास में अगर जो भी त्योहार होगा वो शुद्ध मास में मनाया जाता है, इस महीने में कोई त्योहार नहीं सेलिब्रेट होता। तो उस ग्राउंड पे देखें तो इसका मतलब है कि ये डेज उतने ऑस्पिशियस नहीं है कि हम उसको एंजॉय कर सकें। लेकिन अगर आप हमें चुनना ही है तो मैं ऑब्वियसली पूर्णिमा को चुनूंगा कि भाई पूर्णिमा बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण होगा, तो उस दिन कार्य किया जा सकता है अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है इतना वेट करने की। ठीक है, आपको एक चीज बताओ पुनीत जी, आपने जो बात बोली उसके बारे में, किसी ने जेमस्टोन लिया रिसेंटली और उसने मुझसे डेट पूछी कि सर हमें कब इसको पहनना चाहिए, तो मैंने कहा आप तो मलमास आ जाएगा, यू नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। अब उस बंदे ने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, उसके हाथ में स्टोन आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो वेट करना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो बोले सर कुछ बीच में नहीं हो सकता, कुछ एडजस्ट नहीं हो सकता, कुछ बता दीजिए। तो मुझे बोलना पड़ा नहीं यार अभी तो नहीं हो सकता, अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो या गाड़ी आ जाए, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, गाड़ी सस्ती मिल रही हो, बंदा ले भी आए और उसके बाद बोला जाए आपको रुकना है अभी 1 महीने, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है अपने मन को मारना। जब तक कि चंद्रमा कुंडली में पीड़ित ना हो तो तब तक ये कर पाना मुश्किल है। मेरा भी पर्सनली कुछ एक केस है ऐसा भी। चलिए कोई नहीं, तो थोड़ा अगर सब्र रख सकते हैं तो मैं यही कहूंगा रखे, बेहतर रहेगा। मोक्षा आप बताइए क्या कह रहे थे आप? सर इसमें आपने ये बोला मंत्र सिद्धि के लिए ये वाला टाइम अच्छा है, मंत्र जाप के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, दोनों चीज में डिफरेंस हो गया थोड़ा। अच्छा, नहीं जहां तक मेरी समझ है, मुझे करेक्ट करवाइएगा अगर मैं गलत हूं तो, मंत्र सिद्धि के लिए पहले मंत्र जाप करना आवश्यक है, इतने एक नंबर ऑफ वो करना जरूरी होता है। तो आप संकल्प लेके इनिशिएट कर सकते हैं इसमें प्रोसेस को, एग्जीक्यूट चाहे वो शुद्ध मास में ही क्यों ना हो रहा हो। ठीक है, मेरी बात समझ, सिद्ध करने के लिए भी तो आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा, तो मंत्र जाप करना इस अवधि में अच्छा है। और वो जो प्रोसेस पूरी होने में शुद्ध मास लगे, वो कब लगे वो तो गॉड नोज, भगवान करे वो जल्दी से जल्दी हो, तो वो कभी भी कर सकते। चलिए, ये और कोई आप में से कुछ इस महीने से या कुछ पूछना चाहे?
सर हाँ एक चीज आपने और बताई थी, इसमें कुछ चीजें टोटल वर्जित हैं, कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा। 2-3 चीज जगह पे बोला। अब इसमें बाई चांस ऐसा है कि लाइक कोई सेलिब्रेशन बीच में आ गई तो लाइक फिर कुछ चीजें अवॉइड नहीं होती हैं, काइंड तो व्हाट ऑफ डू वी एडवाइज सच पीपल? कुछ बताइए। सेलिब्रेशन जैसे कि बर्थडे? जैसे कि बर्थडेज हैं लोगों का, पीपल विल आस्क दिस क्वेश्चंस डेफिनेटली। राइट 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 राइट। नहीं तो देखिए, अब ऑब्वियसली जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग डेट आ रही है, वैसे इस बार मेरा बर्थडे भी इसी में ही आ रहा है। अभी मैंने नोटिस किया आपके कहने के बाद, तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन इवेंट्स जो मना की गई है, उसमें जन्म दिवस नहीं था मेरे ख्याल से, तो हमारे पास वो तो हम उसको क्यों रोकेंगे। सारे दिन भगवान के हैं। अच्छा, लेकिन जो ऐसे काम हैं जो आपने मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए करने हैं, आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने कोई फाइनेंशियल अर्निंग के लिए कुछ नया करो, इन्वेस्टमेंट करनी है बड़ी, जब वो कह रहे हैं ना सोना और जमीन ना खरीदे, तो आप ये समझिएगा कि पहले के समय में इन्वेस्टमेंट सोने या जमीन में ही होती थी। स्टॉक मार्केट वगैरह तो शायद तब नहीं होती होगी ना, जब उन्होंने किताबें लिखी होंगी। तो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से बच सकते हैं अपना, पहले से चल रही हो तो ठीक है। तो ये चीज है। बाकी अब रानी जी के पास चलते हैं, रानी जी भी कुछ पूछ रहे हैं। जी सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि जैसे आपने कहा कि इट हैज टू डू विद मून एंड द सोलर कैलेंडर, मतलब राइट। जो मास है। तो जिस तरह ग्रहण पड़ते हैं वो भी सूर्य और चंद्र को ही पड़ते हैं। हाँ जी। तो और जब भी सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि इस राशि पर आ रहा है, इन राशियों के लिए अच्छा है, इन राशियों के लिए खराब है। तो क्या वही कॉन्सेप्ट पूरा मलेमास के लिए भी होता है कि इस बार का मलेमास इन राशियों के लिए अच्छा या इन राशियों के लिए खराब होगा? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा। या ये मेरा हाँ, प्लीज 2 कंटिन्यू सवाल कीजिए। थे सर पहले ये। हम्म। तो सेकंड भी आप पूछ ही लीजिए, वरना मैं वो ओके सर, मतलब तो उसके दूसरा बाद। सवाल, जी दूसरा सवाल थोड़ा सा ये है कि जितने भी आपने चीजें मुझे बताई जो की जा सकती हैं और चीजें जो नहीं की जा सकती, तो कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि जैसे श्रावण मास जब होता था, जब मॉनसून सीजन होता था पहले के जमाने में, तो राइट। ऑलमोस्ट सारे बिजनेस बंद हो जाते थे। हाँ। कोई काम नहीं होता था, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। राइट। तो जो भी चीजें निषेध हैं उनमें वही ज्यादातर चीजें हैं जिसमें आपके पैसे लगते हैं। तो लोगों को सीधा बताना ये कि ये मत करो। अगर नई बहू भी घर जाएगी तो उसके लिए नई साड़ियां, गहने ये सब लेने पड़ेंगे, तो पैसे नहीं। तो क्या ये भी हो सकता है कि सीधा बोलने के बजाय ये कहा दिया कि ये करना मना है और जो चीजें जिनमें पैसे नहीं लग रही वो आप कर सकते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। पहले तो ये कि जो चातुर्मास, आप में से कोई जैनी है यहाँ पर? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई है। तो वैसे जो जैन धर्म में ना चातुर्मास का कौन, जैन धर्म में नहीं, हिंदुइज्म में भी है। 4 महीने ये जो आपने बताया ना मॉनसून के आसपास के, उनको मना किया जाता है कि ये ना शुभ कार्य मत करो, थोड़ा अवॉइड करो। एंड वो वाला जो आपने कहा, वो लॉजिक वहां पे पूरी तरह अप्लाई होता है कि शायद ये एक रीजन रहा होगा कि भाई लोग इसको अवॉइड करते थे। जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, नदियों का पानी मॉनसून के बाद गंदा हो जाता है, ये सभी को पता है ना। मॉनसून के बाद वो जो माउंटेन्स का जो गंध है या जो भी समझ लो, मिट्टी मडी हो जाता है। उस पानी में स्नान करने को मना करना होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि नदियां ना इस समय रजस्वला हो जाती हैं, तो इस टाइम नदियों में स्नान ना करें। कुछ भी समझाने के लिए, वही लॉजिक बिठाने के लिए कि अरे चलो इनको मना करना है तो कैसे मना करें, तो एक स्टोरी सुना दी गई। तो चतुर्मास पर वो पूरी तरह अप्लाई होता है। अच्छा, ये जो मल मास वाला है, मल मास में ये शिफ्ट होते हैं। जैसे अभी आश्विन में आया, कई बार ये लेट तक भी चला जाता है, नवंबर तक भी चला जाता है। वहां पर भी आए हैं, कभी कभी आते हैं, और तो रेयर है लेकिन आए हैं। तो हम ये वो मॉनसून वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन चातुर्मास वाले के साथ अपना पॉइंट जाता है, जैसे आपने कहा। और दूसरा आपने जो कहा कि जैसे ग्रहण हम कहते हैं कि सो एंड सो राशियों पर ज्यादा प्रॉब्लम देने वाले और इनके लिए अच्छे हैं, वैसे ही जब मल मास आता है तो सूर्य एक राशि में रहते रहते उस पूरी अवधि को देखता है। राइट, जैसे अभी वर्गों में हो रहा है, ठीक है। तो वर्गों के लिए हम कह सकते हैं कि यार ये मल मास वाला जो महीना है वो ज्यादा उन पर प्रभाव डाले। बाकी जैसे रानी जी ने कहा कि जिस राशि पर होगा उस राशि पर इसका इम्पैक्ट आना चाहिए, जहां सूर्य बैठा है, चंद्रमा नहीं, ध्यान रखिएगा। जिस राशि में सूर्य है वहां से देखेंगे इसको। अच्छा, बाकी
सर अगर या अगर सूर्य नेटल पोजीशन, सूर्य की नेटल पोजीशन देखेंगे, राइट? नहीं 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 नहीं, हाँ। जिस राशि में आ जा रहा है ऑब्वियसली, हाँ नेटल पोजीशन देखेंगे। मतलब अगर अभी कन्या में ये मलमास लगा है तो जो कन्या राशि वाले हैं उनके लिए हम कहेंगे। तो कन्या लगन या कन्या राशि? जहाँ कन्या में सूर्य बैठा है जिसकी कुंडली में, अच्छा, सन साइन आप कह सकते हैं, सन साइन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, नॉट श्योर कि ये रेलेवेंट है कि नहीं यहाँ पे, बट अगर इस पीरियड में किसी बच्चे का जन्म होता है उसकी कुंडली पे कुछ असर पड़ता है क्या? तो ये बहुत रेलेवेंट है और मैं कैसे मिस कर गया, मुझे अब ये सोचना पड़ेगा, बिकॉज मैं ये कुंडलियों में जरूर देखता हूँ कि किसी बच्चे का जन्म अधिक मास में हुआ है क्या। ये पंचांग में स्पेशली मेंशन होता है, अगर आप देखेंगे ना, अगर कंप्यूटराइज आपके पास चार्ट होगा तो वहां पे लिखा होता है अधिक मास में पैदा हुआ है। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस होता है। ऐसे बच्चे ज्यादा अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, चाहे आप इसको थोड़ा झगड़ालू कह लें या उन्हें हर चीज लगती है कि हमारे सर्वाइवल पर आ सकती है। तो वो एक होता है ना रेजिस्टेंस मोड में चले जाना कि हर चीज में नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैंने जैसे कहा है वो होना चाहिए, उस टेंडेंसी को में चले जाते अधिक मास वाले। ठीक है, और हम इसको अवॉइड तो कर नहीं सकते, जो अधिक मास में पैदा हुआ है वो हुआ है, उसको तो कुछ अब चेंज भी नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या कहते हैं, जो साउथ इंडिया में होता है वहाँ भगवान कार्तिकेय की पूजा होती है। आपको पता होगा एक भगवान जो शिव के पुत्र हैं उनकी पूजा वहाँ, और हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा, इनकी उपासना करना बताया जाता है कि जिससे कि वो जो आवेश है वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो, जिससे कि वो आवेश गलत जगह ना लगे। बल्कि जो अभी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं हमें या देख रहे हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि अगर आप में से कोई अधिक मास में पैदा हुआ है तो अपने एक्सपीरियंस बताइएगा, हमें भी सीखने का मौका मिलेगा कि आपके साथ क्या हुआ लाइफ में। ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रगल बढ़ जाती है, वो तो देखो पूरा चार्ट ही देखने पे पता लगेगा, लेकिन एक अपनी इंटेंशन ऐसी हो जाती है कि हमें हर जगह पे फील होने लग जाता है कि हमें इजीली कुछ नहीं मिल रहा, हमें बड़े एफर्ट करने पड़ रहे हैं, हमें प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, तब जाके। ठीक है सर, मल मास के लिए दो शब्द होते हैं यूज, एक तो होता है अधिक मास, एक क्षय मास। नहीं नहीं, क्षय मास अलग है। बहुत अच्छा आपने पॉइंट बता दिया। क्षय मास बहुत कम आता है, वो 2.5 साल, ये 3 साल 2 महीने में, जो मैंने कहा 33 महीने में मलमास का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन क्षय मास एक अलग चीज है। अधिक मास तो हो गया बढ़ गया, क्षय मास हो गया 1 महीना कम हो गया, बीच में गायब हो गया जी। वो काफी सालों में एक बार आता है। अगर मैं अभी मुझे सही से याद है तो 7.5 साल या 19 साल में कुछ एक ऐसा आता है। अगर उसका कारण क्या है, हाँ कुछ कहना चाह रहे हो कमलेश, आप बोलो पहले आप। जी, मैंने सुना ना, मैं कहीं पढ़ा कि जो 6 मास जो अधिक मास होते हैं ये पड़ते हैं चैत्रादि 7 मासों में में ही जो है अधिक मास आते हैं, और 6 मास जो है कार्तिक आदि 3 महीनों में ही पड़ते हैं। क्या बात है, ये वाला पॉइंट तो वही आपने हमारे वाला कंफर्म कर दिया। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, चैत्र का महीना आता है अप्रैल के आसपास, अगर आपको पता हो तो। हमारे कमलेश भाई ये बता रहे हैं कि चैत्र से लेके अगले 7 महीने तक अधिक मास आ सकता है, जो अभी हम कह रहे थे कि नवंबर तक जा पाएगा, इससे ज्यादा दूर। और जो क्षय मास का कॉन्सेप्ट है कि 1 महीना गायब हो गया बीच में, जो बहुत कम होता है लेकिन होता है, वो कह रहे हैं कार्तिक महीने के बाद से जो महीने चालू होते हैं, कार्तिक हो गया और माघ, माघ भी होता है ना, मघा मतलब जी, हाँ ठीक है, तो जो कार्तिक के बाद के महीने हैं फागुन तक के, उसमें आ सकते हैं, चैत्र उसमें काउंट नहीं होता। सही बोल रहा हूँ मैं? जी। ठीक 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 है कमलेश भाई, थैंक यू। आपने बताया, और चलो अब मुझे कम से कम पुष्टि हो गई कि एक पंडित जी ने कह दिया है तो मेरी बात सही होगी, वरना मुझे डाउट रहता है कि क्या पता मैंने जो बोला है सही भी है कि नहीं। आपके तरफ से पॉइंट मिल गया तो अच्छी बात है। अच्छा सर, आपने बोला कि स्पिरिचुअली जो कुंडली देखते हैं उसका अलग ही वो होता है, पैराडाइम होता है, तो इसमें जो बॉर्न होंगे उन लोगों के लिए क्या ये कह सकते हैं कि मटेरियलिस्टिकली उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन स्पिरिचुअली दे विल बी डूइंग मच बेटर? डेफिनेटली आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि वहां पे ज्यादा बेहतर होगा स्पिरिचुअल लेवल पर, अगर वो अटेन करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोग समय निकाल के आए। स्पेशल थैंक्स टू रानी झा जी। रानी जी ने समय निकाला अपने आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दूं सभी से ही। रानी जी बिग एफएम में एक बहुत अच्छी आरजे हैं, बहुत पॉपुलर आरजे हैं,
और मेरे अभिन्न मित्र हैं, तो उनसे मिलने का मौका मिला था, तो मुझे लगा कि आज के सेशन में वो भी होंगे तो मजा आएगा। वो आए टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच। जय श्री राम सर। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। हैव अ गुड टाइम। जय श्री राम। जय श्री राम। जन्म कुंडली में दशा का फलित कैसे किया जाता है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पे क्लिक करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।